नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। माय लॉर्ड्स का फरमान आ गया है जी। हेट स्पीच पर सभी राज्यों को और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को कह दिया गया है कि वे बिना किसी कंप्लेंट के अपने आप एफआईआर रजिस्टर करें। अब ये कोई ख़ास बात नहीं है, वैसे भी अपने आप एफआईआर रजिस्टर करना या ना करना ये स्वविवेक का मामला होता है। और बहुत सारे लोग तो इसमें ओवर एक्टिव होते हैं, बहुत सारे प्रदेश तो इसमें ओवर एक्टिव हैं। उसमें तमिलनाडु ले लीजिए, उसमें आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, उसमें आप तेलंगाना को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ तो आप छींकिए भी तो हेट स्पीच हो जाती है और फटाफट वहाँ पर हो जाता है, लेकिन होती एक ही समुदाय के विरुद्ध में है। अब ये जो कल का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, न्यायमूर्ति जोसेफ और न्यायमूर्ति नागरत्ना जी, एक केरल से आते हैं, दूसरी कर्नाटका से आती है। ये जो जारी हुई थी, ये पूरी की पूरी जो पिटीशन लगी थी, वो कहाँ से लगी थी आपको ध्यान है? वो देहरादून वाली धर्म संसद से शुरू हुई थी। और उसके बाद में फिर उसमें भी यति नरसिंहानंद थे, उसके बाद दिल्ली में ये कोई यति नरसिंहानंद था, वो शामिल हो गई थी उसमें। तो पूरे इसमें एक दिल्ली का, एक उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड के, ये 3 मामले थे। धर्म संसद नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर थे, क्योंकि हिंदुओं की जो धर्म संसद होती है वो बड़ी हेट स्पीच करती है। तो उसको लेके जब बात चली, तो पिछली बार जब ये इसके ऊपर चर्चा हुई और जहाँ वकीलों ने अपने पक्ष रखे, तब आपको ध्यान है क्या हुआ था? उस समय वहाँ पर जब वकीलों ने ये कहा कि ये सरतन से जुदा किस में आता है, ये हेट स्पीच में नहीं आता क्या? तो उस पर एडजर्न कर दिया था हमारे बड़े जज साहब ने, जो अभी रिटायर हो जाएंगे जून में। और उनसे जब ये कहा था कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों के विरुद्ध इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि इनको जान से इनको ख़त्म कर देना चाहिए, ब्राह्मणों को संपूर्ण रूप से विनष्ट कर देना चाहिए। तमिलनाडु में बेचारे 1% हैं और 1% से भी इनको समस्या है। ये तो बिल्कुल वो कश्मीर वाली हालत हो गई जिसमें कश्मीर में 1% या 3% भी नहीं थे कश्मीरी पंडित, और उनको भी कहा गया कि भाई इनसे जो है ये पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं, और उनको वहाँ से उनका नरसंहार कर दिया गया। तो कल जो उन्होंने आदेश पारित किया है वो ऐसा आदेश है कि उसको जो है मिसयूज़ तो किया ही जाएगा। निश्चित रूप से मिसयूज़ करने वाला जो उसमें सबसे बड़ा एपरेटस होगा वो होगी पुलिस, क्योंकि पुलिस के ये तो उनके पास तो वैसे ही बहुत सारी बटेरें होती, अब उनको एक बहुत बड़ी बटेर हाथ लग गई है। वो अंधे भी नहीं है, वो दोनों आँखों, बल्कि उनके तो 4, 5, 6 आँखें होती हैं, तो वो 6 आँखें वालों को एक बहुत बड़ी बटेर हाथ में लग गई है। ये अंधे के हाथ बटेर लगे वाला मामला नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो स्वाभाविक रूप से जो निरंकुश राज्य हैं वहाँ पर क्या क्या नहीं होगा, लेकिन इसमें यह अवश्य है कि हिंदू पक्ष जो अधिकतर रिसीविंग एंड पे रहता है, उसके पास भी अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में ये कहा गया है कि भाई अब हम जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की भांति हम एक्ट करेंगे, और कोई भी मामला जिसमें यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वाह भाई वाह, अब सुप्रीम कोर्ट ना हुआ कि मुंसिफ कोर्ट हो गया, कि जैसे 156(3) में जाते थे, 156(3) की एप्लीकेशन लेके मुंसिफ कोर्ट के पास कि साहब इसमें जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं की, कृपया थानेदार को कहें कि इसके पे एफआईआर दर्ज करें। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है यदि एफआईआर दर्ज ना की जाए तो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट वाले साहब कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की एक ऐसी पावर है जिसको वो उपयोग दुरुपयोग कर करके उन्होंने एक प्रकार का पूरे देश में उसका डर बैठा दिया है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो गई मान लीजिए, तो आगे कौन सुनवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई होता नहीं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जिसकी बात हुआ करती थी उसका क्या होगा? और एक फ्री स्पीच वाले हैं हमारे यहाँ बड़े जज साहब जो हैं, सबसे बड़े जज साहब जो हैं, वो फ्री स्पीच के लिए लगातार उपदेश देते रहते हैं। और कोई भी होता है, जैसे ज़ुबैर था, पकड़ा गया था, तो ज़ुबैर को उन्होंने फ्री स्पीच का हवाला दे के छोड़ दिया। हालांकि मनीष कश्यप की सुनवाई अभी तक नहीं की उन्होंने। मनीष कश्यप के बारे में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस पर और एफिडेविट दीजिए, इस पर ये दीजिए, उस पर दे दीजिए, NSA लगा दिया है तो कैसे लगा दिया, उस पर चल रहा है मामला। ज़ुबैर को तो तुरंत ही छोड़ दिया था। हालांकि छोड़ा अर्नब को भी था, वो भी फ्री स्पीच का नाम लेके छोड़ा था। लेकिन बड़े लोग छूट जाते हैं, छोटे लोग जो हैं उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई चलती रहती है और FIRें भी डायरेक्ट हो जाती हैं। आपको पता है, जैसे पहलवानों के मामले में डायरेक्ट FIR, सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज करा रहा है। वो लखीमपुर वाला मामला टोटली फर्जी मामला, वो केवल सुप्रीम कोर्ट के बीच में कूदने के कारण आशीष शुक्ला जो है वो साल भर जेल में रहे। वरना लखीमपुर का बच्चा जानता है कि उसमें आशीष शुक्ला का कोई रोल नहीं था। और अगर वो गाड़ी में बैठे भी थे, गाड़ी में यदि बैठे भी थे, तो उस दुर्घटना में वो जो हैं हत्या के मुलजिम कैसे हो गए, ये है बड़े लोग ही बता सकते हैं साहब। हमारी जो छोटी बुद्धि है उससे तो ये बिल्कुल परे है बात। तो अब आप लोग जो कोई भी हैं, जो भी सुन रहे हैं जयपुर डायलॉग्स को, और हमको सुनकर जो है वो उत्साह में कुछ भी लिख देते हैं ट्विटर पर इत्यादि इत्यादि, वो आप थोड़ा सावधान रहें आगे से। क्योंकि जो इसमें जो जज साहब हैं वो अभी जून तक तो हैं, और आप निश्चित मानिए कि जून तक तो इसका जो है वो पालन बड़ी तत्परता से होगा। उसके बाद फिर और जज साहब जो आएंगे वो क्या करेंगे वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनका जो आउटलुक है वो दूसरा होता है। जैसे आजकल माननीय उच्चतम न्यायालय में आपकी पिटीशन का फेट क्या होगा, वो न्याय की प्रक्रिया के अधीन नहीं है, और वो कानून और कानून के जो मानक स्थापित किए गए हैं उसके भी अधीन नहीं है। जज साहब का मूड क्या है उसके अधीन है। जैसे रामनवमी की हिंसा को लेकर एक याचिका दायर हुई, उस याचिका में कहा गया कि साहब प्रतिवर्ष जो है ये रामनवमी के जुलूसों पर हमले होते हैं, इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की जाए। यानी हेट एक्शन के विरुद्ध गाइडलाइन जारी की जाए, जिसमें हिंसा हुई है, हिंसा में लोगों की जानें गई हैं, हिंसा में लोगों के घर परिवार बर्बाद हुए हैं, हिंसा में प्रॉपर्टी जलाई गई है, हिंसा में बहुत सारा और भी मामला जो है वो बिगड़ा है। नहीं, ये हमारा मामला थोड़ी है, डिसमिस्ड, एक लाइन में डिसमिस्ड। यानी हेट एक्शन के विरोध में यदि आप गाइडलाइन मांगें तो डिसमिस्ड, लेकिन स्पीच के विरुद्ध में FIR होगी तुरंत और बिना मांगे होगी। तो ये देश की न्याय व्यवस्था किस ओर जा रही है? मुझे लगता है कि अभी किरेन रिजिजू जी ने जो कहा था कि 5 अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो समाज की दिशा निर्धारित नहीं कर सकते, समाज के ऊपर अपना ज्ञान नहीं थोप सकते। तो ये जिस प्रकार से भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये हर प्रकार का एक प्रकार से मैं कहूँ कि हस्तक्षेप हो रहा है ऊपरी न्यायालय से, तो नीचे की जो न्याय व्यवस्था है उसको ये पंगु करते जा रहे हैं।
एक तरफ तो जो सबसे बड़े जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि वो नीचे वाले जो कोर्ट हैं उन्होंने जमानतें लेना बंद कर दिया है। तो ये ऐसा क्यों किया है, इससे जो है वो न्याय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। तो न्याय व्यवस्था छिन्न भिन्न करने के लिए उत्तरदायी कौन है? वो यदि जमानत ले लेते हैं तो ऊपर बैठे जो जज साहब हैं, जो हाई कोर्ट के जो इंस्पेक्टिंग जज हैं, वो फाइल मंगा लेते हैं। वो फाइल मंगा के उसके ऊपर आदेश पारित कर देते हैं। भाई ये कार्यपालक शक्तियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे लेके बैठे, जबकि साफ साफ कहा हुआ है संविधान में कि कार्यपालक और न्यायपालक शक्तियां अलग अलग रहेंगी। तो कार्यपालिका से तो न्यायिक शक्तियां ले ली गई हैं, लेकिन न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका की शक्तियां हथिया रही है। तो देश में संविधान रह कहाँ गया फिर? ये तो समझाएं हमें। मामला बहुत ही गड़बड़ है। लगता है कि हमने जो आह्वान दिया था 2-3 वर्ष पहले रिपब्लिक 2.0 का, वो रिपब्लिक 2.0 तो लाना ही पड़ेगा। और उस रिपब्लिक 2.0 में जो सुप्रीम कोर्ट 2.0 होगा, उसकी शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करना होगा, और यदि वो अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करता है तो उसका निदान भी उसी संविधान में उपलब्ध कराना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।